चलो बच्चों, अगला टॉपिक है आपके पास में एपिलेप्सी। क्या चॉकलेट का नाम है क्या सर? ऐसा लग रहा है, एल्पेनलिबे, एपिलेप्सी, नेस्कैफे, है ना, नेस्ले, चॉकलेट की तरह का नाम लग रहा है। देखो क्या होता है बच्चों एपिलेप्सी। देखो आप सबसे पहले इसको समझने से पहले आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझनी होगी। आपके पास में एक नाम होता है सीजर। ये सारे वर्ड में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सीजर, एक नाम होता है आपके पास में कन्वल्जन, और एक नाम होता है आपके पास में ट्रेवर, एक नाम होता है आपके पास में एपिलेप्सी। सब भाई बंद है, सारे के सारे भाई बंद है। आगे बात समझ में। अब आप लोगों से पूछा जाए, लेकिन सब बिल्कुल अलग अलग हैं। आप सब चीज को एक ही समझते थे कि सीजर का मतलब दौरे पड़ना, कन्वर्जन का मतलब दौरे पड़ना, ट्रेमर का मतलब दौरे पड़ना, एपिलेप्सी का मतलब दौरे पड़ना। जब सारी चीजें एक है तो नाम अलग अलग क्यों बनाए? कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना। इधर देखो बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप इन सब नामों से क्या समझते हो? यही समझते हो दौरे पड़ना। तो दौरे पड़ना कैसी क्रिया है? सेंसरी या मोटार है? मोटार है ना। तो दौरे क्यों पड़ते हैं? आप एक दिमाग लगाए। दौरे इसलिए पड़ते होंगे सर कि ब्रेन से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं हाथ पैरों की तरफ, मोटार इंपल्स बढ़ गए। क्या बढ़ गए बताओ? मोटार इंपल्स। कहां से आए मोटार इंपल्स? क्योंकि ब्रेन के अंदर इंपल्स बढ़े, इस वजह से जो है अंगों की तरफ ज्यादा आए। ब्रेन के अंदर इंपल्स क्या हो गए? बढ़ गए। तो ब्रेन के अंदर क्या होगा? इधर सुनो, ये दौरे क्यों पड़ते हैं बच्चों? किसी भी कारणवश। क्या क्या कारण हो सकते हैं? आईसीपी बढ़ जाए, एक कारण ये हो सकता है। आपके कोई इन्फेक्शन हो गया, दूसरा कारण ये हो सकता है। आपके इन्फ्लामेशन हो जाए, तीसरा कारण ये हो सकता है। आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गई। इन सब कारणों की वजह से, इन सब करने की वजह से क्या होता है कि आपके ब्रेन को क्या मिलता है? सेंसेशन मिलता है। कोई ट्यूमर पड़ गए हो गए मान के चलो, तो न्यूरॉन को क्या मिलेगा? उससे भी सेंसेशन मिलेगा ना। न्यूरॉन पे क्या पैदा होगा? प्रेशर। कोई इंफेक्शन हो गया तो इंफेक्शन की वजह से क्या बढ़ेगा? वहां पे फ्लूइड बढ़ने लगेगा, तब भी क्या न्यूरॉन को क्या मिल गया? प्रेशर का सेंसेशन मिल गया। तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन को इन सब कारणों की वजह से एक्सेसिव सेंसेशन मिलते हैं। किसको? ब्रेन के न्यूरॉन को। और वो एक्सेसिव सेंसेशन जो ब्रेन के न्यूरॉन है, उन एक्सेसिव सेंसेशन को इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इंपल्स है तो आगे जाएंगे। आपके ब्रेन के न्यूरॉन से वो इंपल्स कहां जाने लगते हैं बताओ? ऑर्गन की तरफ से। कहां जाने लगते हैं? ऑर्गन की तरफ। और जब आपके ब्रेन से इंपल्स ऑर्गन की तरफ आते हैं तो मोटार इंपल्स कहलाते हैं। और मोटार इंपल्स क्या करवाते हैं? हमेशा मूवमेंट कराते हैं। उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या होने लगता है? मूवमेंट होने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? दौरे पड़ना कहते हो। आगे बात समझ में। तो दौरे पड़ने का मेन कारण क्या हो गया? दौरे पड़ने का मेन कारण ये हो गया कि आपके ब्रेन से ज्यादा इंपल्स आ रहे हैं। किसको बताओ? अंगों को। आगे बार मोटार इंपल्स बढ़ गए हैं। और ब्रेन में इंपल्स कहां से आ रहे हैं? ब्रेन के इंपल्स किसी कारण की वजह से। क्या क्या कारण हो सकते हैं बताओ? आईसीबी बढ़ना हो गया, इन्फेक्शन हो गया आपके पास में, कोई ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गई, ब्रेन में सूजन आ गई, ये सब क्या सेंसेशन का काम करेंगे? सेंसेशन से क्या बनते हैं? इंपल्स। और इंपल्स जब आपके ब्रेन की तरफ जाते हैं तो वो सेंसरी कहलाते हैं, और ब्रेन से आते हैं तो मोटार। और मोटार इंपल्स का काम क्या होता है बताओ? मेन मूवमेंट है। तो देखो यहीं पे छुपा हुए सारी, ये जो आपने अभी सीखा है, यहीं पे सब नाम के सभी के बारे में जो हम लिखेंगे वो छुपी हुई है सारी बातें इसी के अंदर जो मैंने बोला है। सीजर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इधर देखो, सीजर का मतलब होता है ब्रेन के अंदर इंपल्स बढ़ जाना, इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। बस, दौरे पड़ना नहीं है। पहले क्या होगा? सबसे पहले तो देखो इंपल्स ही बढ़ेंगे, उसके बाद इंपल्स कहां जाएंगे? ब्रेन। मैं हर चीज समझा रहा हूं लेकिन तुम्हें फिर भी नहीं आता बहुत ही। तो सबसे पहले क्या होगा? देखो सीजर का मतलब इंक्रीज इंपल्स। इंपल्स को क्या लिख सकते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इंपल्स इन ब्रेन। ये हो गया, इसको बोलते हैं सीजर। आज समझ में आया ना? आप लोग सीजर क्या कहते थे? दौरे पड़ने को।
और ये इम्पल्स क्यों बढ़ गए ब्रेन में, बताओ? सेंसेशन बढ़ गया। सेंसेशन क्यों बढ़ गए? किसी भी कारण की वजह से। कन्वर्जन क्या होता है? देखो देखो ये दोनों एक ही चीज है, कन्वर्जन और ट्रेमर। देखो कन्वर्जन और ट्रेमर में क्या अंतर है? अगर मूवमेंट एक स्मॉल पार्ट, मूवमेंट अगर एक छोटे ग्रुप की मसल्स में होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ द मसल्स में अगर मूवमेंट होता है तो ट्रेमर कहलाता है। इधर देखो, और अगर एक लार्ज ग्रुप की मसल्स में मूवमेंट, लार्ज ग्रुप की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मूवमेंट क्यों होता है हमारे बॉडी में? आपकी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, तभी तो मूवमेंट होता है। देखो हाथ में मूवमेंट कराऊं, ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है ना, ये मसल रिलैक्स हो गई, आई बात समझ में? तो मूवमेंट होता है। तो देखो ये दोनों चीजें एक ही चीज है। कन्वर्जन और ट्रेमर का मतलब यही है कि आपकी जो मसल्स है उसके अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये तो वॉलेंट्री था, मैं खुद करा रहा था। जब आपके कन्वर्जन और ट्रेमर होता है तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट को तो ट्रेमर कहेंगे, दूसरे वाले को कन्वर्जन कहेंगे। कि भैया ट्रेमर कब कहेंगे और कन्वर्जन कब कहेंगे? ट्रेमर जब कहेंगे जब स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, और लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है कन्वर्जन। जैसे कि इधर देखो बच्चों, ये क्या है, कन्वर्जन है या ट्रेमर है? बताओ। कन्वर्जन है। और ये समझ गए? समझ गए? केवल उंगली फड़फड़ा रही है अपने आप ही। ये क्या है बताओ बच्चों? ट्रेमर है। क्या है बताओ? कन्वर्जन। तो देखो कन्वर्जन, जर्किंग, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट लिखो ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ मसल। ट्रेमर, जर्किंग, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब समझते हो आप लोग? क्या होता है बताना आप, इनवॉलेंट्री का मतलब बताओ। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है बताओ? फिर मैं चार चार बार पूछ रहा था, उस टाइम पे तुम लोग शांत क्यों थे? क्या होता है इनवॉलेंट्री का मतलब? वो क्रियाएं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, अपने आप होती है। तो यहां पर मूवमेंट क्या होता है? अपने आप। जर्किंग, इनवॉलेंट्री, ये यहां से यहां लिख रहा हूं, मूवमेंट इन लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स। बताओ दोनों में से घातक कौन है? स्मॉल है, मुझे पता है, स्मॉल। अब मुझे बताओ दोनों में से घातक कौन है? कन्वर्जन घातक है ना। एक तो ये हो रहा है, ये क्या है? ट्रेमर। क्या है बताओ? और पूरा हाथ पैर हिले तो वो क्या है? कन्वर्जन। है बस। अगर पैर हिल रहा है तब भी कन्वर्जन ही है ना, बड़े ग्रुप के मसल्स में अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो। अब आपके पास में एपिलेप्सी। अब देखो बच्चों एपिलेप्सी क्या होता है? बार बार कन्वर्जन आना। अगर एक बार आ गया तो कन्वर्जन ही है वो तो। अगर बार बार आपकी बीमारी हो गई, दौरे पड़ने की बीमारी हो गई। क्या हो गई? जैसे कि सिर से गिर गया, इधर दो, छत से गिर गया, ऐसे भी बड़ा कन्वर्जन आ गया उस टाइम के लिए, उस टाइम पे कन्वर्जन आ गया। अब पट्टी वट्टी बांध दी, अब सही हो गया, अब कन्वर्जन नहीं आया तो कन्वर्जन ही है। क्या है बताओ? ब्रेन में कोई बीमारी है, बचपन से जो है बीमारी है या किसी कारणवश बीमारी हो गई, आज कन्वर्जन आया, फिर कन्वर्जन आ गया, फिर 4-5-10 दिन बाद फिर आ गया, फिर महीने बाद फिर आ गया, साल भर के अंदर कन्वर्जन आ गया, 10 से 12 बार कन्वर्जन आ गया। कितनी बार? वो किस में काउंट होता है? एपिलेप्सी। एपिलेप्सी दौरे पड़ने की बीमारी है। मिर्गी, नाम सुना? वही है एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी। आगे बात समझे बच्चों? बार बार में मिर्गी आ जाती है इसके ना, बार बार में दौरे पड़ना मिर्गी की बीमारी। अगर एक बार दौरा पड़ा तो मिर्गी की बीमारी नहीं है, वो कन्वर्जन है केवल। क्या है बच्चों? बार बार कन्वर्जन आना। रिपीटेड एपिसोड ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज एपिलेप्सी।
द रिपीटेड एपिसोड ऑफ कन्वर्जन बोल सकते हो, सीजर बोल सकते हो, एक ही बात है ना। सीजर और कन्वर्जन में क्या अंतर है? सीजर का मतलब तो इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ना। द रिपीटेड एपिलेप्सी ऑफ कन्वर्जन इज नॉन एज एपिलेप्सी। क्या कहलाएगी बताओ? मिर्गी की। भाई साहब इसको तो मिर्गी की बीमारी हो गई, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा उसके आगे? इसको बार बार दौरे पड़ते हैं, है ना। जिसको बार बार दौरे पड़ते हैं वो मिर्गी की बीमारी है। एक बार दौरा पड़ा फिर कभी नहीं पड़ा, वो मिर्गी की बीमारी, वो कन्वर्जन है। किसी वजह से पड़ गया होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं चोट की वजह से हो, आईसीपी बढ़ने की वजह से हो, इन्फेक्शन, किसी एसिड बेस इम्बेलेंस हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पूरी तरीके से, तब भी आ जाता है। चलिए अब मुझे बताओ, बात चल रही है एपिलेप्सी की, चल रही है, किसकी चल रही है बात बच्चों? तो समझ गए आज? अरे समझ गए कि मिर्गी आना क्या है? मिर्गी आने का मतलब ये नहीं कि चिकन लिया और बटर चिकन बना दिया, वो मिर्गी आना हो गया। बस समझ में कि घर में मिर्गी लिया है तो मुर्गी लिया है। तो मिर्गी आने का मतलब बार बार दौरे क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि बार बार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ रही है। कारण क्या क्या हो सकता है एपिलेप्सी का, मैं आपको बताऊं बच्चों। बार बार दौरे क्यों पड़ सकते हैं? किसी के या तो लॉन्ग टर्म आईसीपी बढ़ा हुआ है, लंबे समय से आईसीपी बढ़ा हुआ है, या फिर कोई लंबी बीमारी हो गई ब्रेन के अंदर, तो बार बार उस वजह से दौरे पड़ रहे हैं। जैसे किसी की ब्रेन की टीबी हो गई, तो ब्रेन की टीबी हो गई तो वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से सेंसेशन बढ़ रहा है, सेंसेशन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ रही है, बार बार कन्वर्जन आ रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके एपिलेप्सी का, ब्रेन की टीबी हो जाना। आपकी कोई ऐसी हेड इंजरी हुई जो सही नहीं हो पाई, ये भी कारण हो सकता है। आपके जो है ब्रेन के अंदर ऐसी कोई दिक्कत हो गई कि आपका जो है सीएसएफ बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा हो रहा है, या फिर सीएसएफ बन तो नॉर्मल रहा है लेकिन उसका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, मतलब हाइड्रोसिफिलिस हो गया, क्या हो गया, अभी बढ़ के आया था। तो ये सब कारण हो सकते हैं एपिलेप्सी के। आप बताएंगे पीछे का बच्चा, पीछे वाले बच्चे दोनों, इस इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कारण है ना, कोजेज। क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके? देखो, कोई चोट हो सकती है, पुरानी चोट है सही नहीं हुई, ट्रोमा की वजह से, कोई ट्यूमर है उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकता है। सभी क्या करेंगे? आईसीपी बढ़ा देंगे, सेंसेशन बढ़ा देंगे, ये सारी की सारी चीजें क्या बढ़ा देगी? सेंसेशन। ट्रोमा, कोई चोट लगी है वो भी सेंसेशन बढ़ा देगी। समझो बच्चों, समझो। हाइड्रोसिफिलिस तो आप जानते ही हो, बार बार नहीं बताना। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का दिमाग की टीबी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेज। एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलोन किसे कहा जाता है बताओ? हाँ, तो यहाँ पे किसका इन्फ्लेमेशन होता है? ब्रेन का। एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। एंसेफेलाइटिस। और क्या हो सकता है सर? हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, अगर मरीज को लंबे समय से हाइपोग्लाइसीमिया रह रहा है तो ब्रेन को ब्लड, इधर सुनो, ब्रेन को क्या सप्लाई नहीं हो रही? ग्लूकोज सप्लाई नहीं हो रही। ब्रेन को जब ग्लूकोज सप्लाई नहीं होगी तो ब्रेन क्या होगा? इरिटेट होगा, और इरिटेट होने की वजह से क्या बनेंगे? इंपल्स बनेंगे। तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी दौरे की बीमारी हो सकती है, ध्यान रखना। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से कन्वर्जन आ सकते हैं। अगर आपने हाइपोग्लाइसीमिया सही कर दिया तो कन्वर्जन सही हो जाएंगे। आई बात समझ में? और अगर एक किसी की ऐसी बीमारी होगी जो लगातार हाइपोग्लाइसीमिया रहता है तो उसको बार बार दौरे पड़ेंगे, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? एपिलेप्सी। सोडियम की कमी की वजह से भी आपको दौरे पड़ सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, ध्यान रखिएगा बच्चों। हाँ, सोडियम की कमी की वजह से भी, आपके कैल्शियम की कमी की वजह से भी आपके दौरे पड़ सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी, ये बात ध्यान रखना। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है बताओ? हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है बताओ? सोडियम लेवल। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं बच्चों, अगले पड़ाव पे, कि ये जो सीजर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। सीजर समझते हो ना? इंक्रीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन ब्रेन।
सीजर भी बोल सकते हैं। जब सीजर होंगे तो कन्वर्जन होगा। सीजर की वजह से क्या होगा, जिस टाइप के सीजर उस टाइप का कन्वर्जन, सीधी सीधी बात है। आप हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ सीजर या टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। और एपिलेप्सी तो क्या है, कन्वर्जन ही है। बार बार कन्वर्जन आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, एपिलेप्सी। कन्वर्जन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन कि बार बार कन्वर्जन आना, मतलब आपको कन्वर्जन को समझना पड़ेगा तब आप एपिलेप्सी समझ सकते हो। और कन्वर्जन को समझने के लिए आपको किसको समझना, सीजर को समझना पड़ेगा। जब सीजर होगा तब कन्वर्जन होगा, जब कन्वर्जन होगा तब एपिलेप्सी होगा। चलिए टाइप्स ऑफ सीजर या टाइप्स ऑफ कन्वर्जन की बात करते हैं। तो आपके पास में हम सीजर से लेकर देखते हैं। सीजर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताओ बच्चों, टाइप्स ऑफ सीजर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो आपके पास जनरलाइज्ड, एक आपके पास है पार्शियल सीजर, जनरलाइज्ड सीजर, और एक आपके पास है पार्शियल सीजर, जनरलाइज्ड सीजर एंड पार्शियल सीजर। चलिए दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग कि जनरलाइज्ड सीजर किसे कहते हैं और पार्शियल सीजर किसे कहते हैं। सबसे पहले लगाता हूं हेडिंग लगाता हूं जनरलाइज्ड सीजर। लगाइए हेडिंग जनरलाइज्ड सीजर। सबसे पहला देखो बच्चों, मैं आपको एक बता दूं, इधर देखो, ये इधर देखिए, मेरी बात सुनिए। अभी एक सेकंड में समझा दूंगा कि जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड में क्या अंतर है। ये क्या बना दिया बताओ मैंने, ब्रेन बना दिया। ये ब्रेन के सारे पार्ट बना दिए। इधर देखिए, इधर देखिए, अगर ब्रेन का पूरा ब्रेन ही एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना रहा है तो वो जनरलाइज्ड है। पूरे के पूरे ब्रेन में गड़बड़ी है, वहां से पूरे के पूरे ब्रेन में एक्सेसिव सेंसेशन आ रहे हैं। एक्सेसिव सेंसेशन की वजह से पूरा का पूरा ब्रेन ही जो है एक्सेसिव इंपल्स बना रहा है। पूरा का पूरा ब्रेन ही जो है आपके एक्सेसिव मोटार इंपल्स निकाल रहा है। आई बात समझ में? तो क्या कहेंगे, जनरलाइज्ड। क्या कहेंगे, पूरा का पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा ब्रेन है। और अगर ब्रेन का कुछ पार्ट, जैसे कि मान ये वाला पार्ट, या फिर ओनली सेरेब्रम, या फिर सेरेब्रम का कुछ पार्ट, या फिर ओनली सेरेबेलम, या फिर ब्रेन, मतलब कहने का मतलब पूरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तो क्या कहलाएगा आपके पास में, पार्शियल सीजर। समझ गए? आज के बाद कोई पूछेगा तो बता देंगे, बता दोगे? ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई जो जिनमें मैं कहता हूं कि बता दोगे, तुम बता नहीं पाते। लेकिन तो सबसे पहले जनरलाइज्ड सीजर। इन दिस टाइप ऑफ सीजर, जिन लोगों को इंग्लिश में समझ नहीं आता हिंदी में लिख लेंगे। इन दिस टाइप ऑफ सीजर, इस प्रकार के सीजर में, इन दिस टाइप ऑफ सीजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब impulse increased in all part of the brain, all parts of brain, सारे के सारे पार्ट के अंदर है ना, ब्रेन के सारे पार्ट के अंदर क्या है बताओ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई बताओ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो क्या कहेंगे आप लोग बताओ, जनरलाइज्ड सीजर। और आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा अदर नेम, कि सर अदर नेम बताओ जनरलाइज्ड सीजर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर नेम। इसका अदर नेम है ग्रांड माल सीजर। ग्रांड माल सीजर भी कहते हैं, कई बार आया एग्जाम की तरह। ग्रांड माल सीजर। ग्रांड का मतलब ज्यादा, माल का मतलब माल फंक्शनिंग है ना, ब्रेन के ज्यादा पार्ट में क्या हुई है, माल फंक्शनिंग हुई है। इसको ग्रांड माल सीजर भी कहते हैं। चलिए बच्चों, क्या चल रहा है, जनरलाइज्ड सीजर। और पार्शियल सीजर किसे कहेंगे बताओ आप लोग? हाँ, ब्रेन का
कुछ पार्ट इन्वॉल्व हो, उसको आगे लेंगे हम लोग। तो बेटा इधर देखो, कर लेंगे डिफरेंशिएट दोनों में कि जनरलाइज सीजर और पार्शियल सीजर किसे कहते हैं, कर दोगे ना। पार्शियल सीजर में क्या होगा, ब्रेन का कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है, जबकि जनरलाइज सीजर के अंदर ब्रेन का एक बड़ा पार्ट या पूरा ब्रेन ही इन्वॉल्व होता है, बड़ा पार्ट नहीं पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जो आपके पास में जनरलाइज सीजर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ जनरलाइज सीजर, याद रखेंगे बच्चों, जनरलाइज सीजर। टाइप्स ऑफ जनरलाइज सीजर देखिए आपके पास, सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉनिक क्लोनिक सीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बारंबार नाम आएगा, आप थक जाओगे इस नाम को सुनते सुनते, इतनी बार आएगा, हर बार आएगा। टॉनिक क्लोनिक सीजर, टॉनिक क्लोनिक सीजर बच्चों सबसे पहली चीज आपको बता दूं मैं, मोस्ट कॉमन सीजर है, सबसे ज्यादा होने वाला सीजर टॉनिक क्लोनिक सीजर। क्या है सर, नाम ऐसा बनाया है, टोनी कोनी है ना, क्लोनिक सीजर क्या है आखिर। तो देखो टॉनिक क्लोनिक का मतलब मैं छोटे से शब्दों में आपको समझा दूं, टॉनिक का मतलब टोन बढ़ जाना, क्या बढ़ जाना, किसकी, मसल्स के। सीजर देखो, सीजर आ रहे हैं और इन सीजर की वजह से मसल की टोन बढ़ जाना। टोन का मतलब बताओ, खिंचाव कम होना या बढ़ जाना। आप कहते ना अरे टोन बढ़ा, टोन सितार गिटार कुछ भी हो आपके पास में, तो आप टोन कैसे बढ़ाते हो, स्क्रू टाइट करके बढ़ाते हो ना, ट्रन ट्रन, अरे और बढ़ाया तो ट्रन ट्रन बढ़ाते हो। तो टोनिक का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर टोन बढ़ जाना, क्लोनिक का मतलब मूवमेंट। आई बात समझे। तो इसका मतलब ये ऐसा प्रकार का सीजर है, पहले इसके अंदर खिंचाव होता है, क्या होता है पहले, फिर मूवमेंट होता है। आगे बात समझे, इसलिए इसका नाम क्या रखा बच्चों, टॉनिक का मतलब खिंचाव, क्लोनिक का मतलब मूवमेंट। शाबाश। लेकिन ये देखो बहुत सारी स्टेज में होता है टॉनिक क्लोनिक सीजर की। स्टेज की बात करें हम लोग, आपसे पूछा जाएगा सर पहले क्या होता है फिर क्या होता है इसके अंदर, तो बात करते हैं स्टेज ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर। स्टेज ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर आपको कुछ स्टेज में दिखाई देगा। ये पहली स्टेज में क्या होगा, सबसे पहली स्टेज में, सबसे पहली स्टेज को बोलते हैं ओरा स्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों, ओरा स्टेज। ओरा स्टेज में क्या होगा मैं आपको बता दूं बच्चों, उस व्यक्ति को अजीब सी स्मेल आएगी, उसी व्यक्ति को, और किसी को नहीं आएगी, उसी व्यक्ति को। सुनो, उस व्यक्ति को अजीब सी स्मेल आएगी। आई बात समझ में, मतलब वो स्मेल प्रेजेंट नहीं है, केवल उसी को आ रही है। जब कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती, कोई सेंसेशन, कितने सेंसेशन होते हैं बताओ टोटल, 5 होते हैं। तो इधर देखो, जब कोई सेंसेशन प्रेजेंट नहीं होता फिर भी किसी व्यक्ति को वो परसीव हो, किसी व्यक्ति को लगे कि हाँ ये है, तो ये भी एक तरह की साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इसे हेलुसिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। जैसे बहुत सारे लोगों को आवाजें सुनाई देती है, तुम्हें नहीं सुनाई दे, और मुझे भूतों की आवाजें सुनाई दे रही है। बहुत सारे लोगों को कुछ दिखाए, ओ चलिए वो चला, तुम्हें नहीं दिखाए। तो ये क्या है, एक साइकेट्रिक बीमारी है। क्या है, आपको पता है कि जो कन्वर्जन सीजर वगैरह वो भी कहां से आते हैं, ब्रेन से आते हैं ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे मरीज जिनमें टॉनिक क्लोनिक सीजर होता है, उनमें उसको, वैसे मरीजों को या उन मरीजों को एक अजीब सी स्मेल आती है, उन्हीं को आती है। उन अजीब सी स्मेल को आने को हम क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं। स्मेल प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको आ रही है, तो इसका मतलब उसको क्या हेलुसिनेशन है। क्या है बताओ, और कौन से सेंसेशन का हेलुसिनेशन है उसको, स्मेल वाला। तो स्मेल वाले हेलुसिनेशन को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी। क्या बोलते हैं, ये हिंदी में लिख लेना सारी बातें। तो देखो, ओरा का मतलब होता है उसको अजीब सी स्मेल आती है, मतलब उसको होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। क्या होता है बताओ, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि स्मेल प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको महसूस हो रही है, उसको आ रही है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होगा बताओ, कोई चीज है नहीं फिर भी उसको परसीव हो रही है। परसीव का मतलब उसको दिख रही है, उसको सुनाई दे रही है, उसको गंध आ रही है। सबसे पहले आपके पास ओरा होगा।
दूसरी स्टेज में क्या होगा बच्चों? टोनिक फेज। दूसरी स्टेज का नाम क्या है बताओ? टोनिक फेज। ओरा का मतलब समझ गए? क्या है बताओ ओरा का मतलब? औरतों से बातें करेगा? हाँ, यही बात समझ में। ओरा का मतलब वो उसको अजीब सी स्मेल आएगी, और अजीब सी स्मेल आ रही है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसका मतलब क्या? हेलुसिनेशन है। कौन से प्रकार का हेलुसिनेशन? ऑल फैक्ट्री की क्यों रखा? इसको हम लोग विजुअल भी कर सकते थे। ऑल फैक्ट्री इसलिए रखा क्योंकि स्मेल से रिलेटेड है। ऑल फैक्ट्री वर्ड रिलेटेड टू स्मेल। सूंघने के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? कौन से नंबर की ऑल फैक्ट्री नर्व? आई बात समझ में? सेंसरी है मोटार है? गंध का आना सेंसरी क्रिया है या मोटार क्रिया है? सेंसरी है ना। आपके नाक के थ्रू ब्रेन को जाएगी, आप समझ जाओगे गुलाब की है, आप समझ जाओ कीचड़ की है ना। और इधर सुनो, चलो मुझे बताओ, आप बताएंगे गंदी सी गंध आ रही है और आपने कहा ए छी, ये बताओ कौन सी क्रिया है? ए छी छी, मोटार है ना। आपने दिमाग में सोचा अरे बहुत गंदी है, फिर आपने कहा अरे छी, मोटार है। आए बात समझ में? ये सब चीजें समझो आप लोग। हाँ, चलते आगे। टोनिक फेज बताओ, टोनिक फेज में क्या होगा? टोन बढ़ जाएगी। टोन बढ़ने का मतलब, हाँ गलत, टोन बढ़ने का मतलब खिंचाव है। हाँ, पहले खिंचाव ऐसे हो जाएगा, पहले ऐसे है ना, खिंच जाएगा वो। क्या हो जाएगा? खिंचने के बाद फिर क्लोनिक स्टार्ट होगी। आई बात समझ? पहले खींचेगा फिर दौरे आएंगे। खींचने को क्या बोलते हैं? टोनिक फेज, और मूवमेंट होने को क्या बोलते हैं? क्लोनिक फेज। टोनिक फेज इंक्रीज मसल टोन, मसल टोन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से खिंच जाएगा व्यक्ति। क्या हो जाएगा बताओ? कैसे खिंच जाएगा? लंबा बढ़ जाएगा क्या? अरे मसल स्टीफनेस हो जाएगी, मसल बिल्कुल टाइट हो जाएगी। आए बात समझ में? मसल में रेजिडिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रेजिडिटी आ जाएगी। आई बात समझ में? और ये 10 से 20 सेकंड की होती है ओरा स्टेज ओनली। कितनी देर के लिए आपके, हाँ, कितनी देर के लिए खींचेंगे आपके हाथ पैर बताओ? हाँ, 10 से 20 सेकंड। आगे बात समझ में? और जब खींचेगी मसल्स तो ऐसी खींचेगी कि व्यक्ति को बेड पे लेटा रखा है आपने, व्यक्ति को आपने बेड पर लेटा रखा है, वो बेड पे खिंच जाएगा और खिंच के ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा उठ के सीधा, धनुषाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? धनुषाकार। कैसा हो जाएगा? सिर लगा हुआ है बेड पे, पैर लगे हुए, लेकिन बीच में से कहाँ उड़ गया? ऊपर उड़ गया, धनुषाकार हो गया। और धनुष को अंग्रेजी में बोलते हैं ओपिस्टोटोनस। क्या बोलते हैं? टोनस। धनुषाकार पोजीशन हो जाएगी उसकी। मतलब आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थोटोनस पोजीशन। शाबाश। कहने का मतलब व्यक्ति धनुषाकार, खींचकर धनुषाकार हो गया। कैसा हो गया? ये ऐसा हो जाएगा। ये सिर है उसका, ये गर्दन और पेट, और ये ऊपर उड़ जाएंगे पेट और पैर वगैरह, ये इस तरीके से, ये पैर है। आगे बात ऐसा हो जाएगा, बीच में से धनुषाकार। उसके बाद तीसरी स्टेज आएगी बच्चों इसकी। बताओ कौन सा सीजर पढ़ रहे हो? ग्रांड सीजर या फिर जनरलाइज सीजर? जनरलाइज सीजर में कौन सा प्रकार पढ़ रहे हो बताओ? टोनिक क्लोनिक से। तो अब होगी जो स्टेज है वो है क्लोनिक। बताओ क्लोनिक में क्या होगा बताओ? कौन सा, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? हाँ, अब देखिए क्लोनिक, ये भी 20 से 30 सेकंड की होती है। हाँ, बीस से 30 सेकंड की होती है। अभी इसमें क्या होता है देखो, बॉडी के अंदर, बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। क्या होता है बताओ बच्चों? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और कैसा मूवमेंट होता है इनवॉलेंट्री? पूछ सकते हैं। एक तो ये आपको समझ में आ रहा है कि है ना सही से, अगर इनवॉलेंट्री ऐसे मूवमेंट होना समझ में, ऐसा नहीं होगा जर्किंग। कैसा? जर्किंग मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट किस प्रकार का बताओ? जर्किंग। जर्किंग समझते हो ना?
और व्यक्ति जो है इसमें जो है देखो ये भी करने लगता है, अगर जबान बीच में आएगी तो कट जाएगी ना। तो आपसे पूछ सकता है टंग बाइट कौन से फेज में हो सकती है। टंग बाइट, जबान काट लेगा अपना मरीज, इसलिए जबान ना कटे उससे पहले हम लोग जो टॉनिक फेज में क्या लगा देते हैं बताओ, माउथ गैग लगा देते हैं। शाबाश, माउथ गैग का मतलब रबड़ का होता है ना, रबड़ का बना होता है, वो मुंह में डाल देते हैं जिससे कि दोनों जबड़े आपस में ना मिले। आ गई बात समझ में? अगर दोनों जबड़े आपस में मिले तो क्लोनिक फेज में क्या कर लेगा, जबान कट जाएगी उसकी। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। टंग बाइट हो सकता है इस फेज में, इसे रोकने के लिए टॉनिक फेज में ही, कौन से फेज में बताओ, फेज में ही क्या लगा देते हैं बताओ, माउथ गैग। याद रखिएगा, माउथ गैग एक रबड़ का होता है बना हुआ, रबड़ का, मुंह में डाल रख देते हैं जिससे कि दोनों जबड़े आपस में ना मिले। लास्ट होता है इसकी चौथी स्टेज डी, उसको बोलते हैं रिकवरी। ऐसा नहीं कि अब दिन भर ही दौरे पड़ते रहेंगे, कुछ देर के बाद सही हो जाता है वो दौरे पड़ने के बाद में। आगे बात समझ में हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं रिकवरी फेज। और दौरे पड़ने के बाद में, सही होने के बाद बहुत थक जाता है आदमी, क्योंकि आपके ब्रेन ने बहुत ज्यादा काम कर लिया ना बच्चों, ब्रेन ने एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकाले, बहुत ज्यादा थक गया। जब वो रिकवरी फेज में जाएगा तो सोएगा ही सोएगा, फिर वो अब क्या करेगा, रिकवरी फेज में आदमी सोता है। द पेशेंट इज अनकॉन्शियस इन दिस स्टेज, सो जाएगा, स्लीप कंडीशन में रहेगा। और कितना सो जाता है मैं आपको बता दूं बच्चों, 12 से 24 घंटे। चलिए, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीजर का टाइप था टॉनिक क्लोनिक, इसलिए इसको इतना लंबा पड़ा। अब छोटे छोटे हैं। दूसरा आपके पास में जनरलाइज सीजर का प्रकार, सेकंड प्रकार। पहला कौन सा था, टॉनिक क्लोनिक। दूसरा प्रकार, दूसरा है मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक सीजर, in this type of seizure jerking movement of the body will occur। इसमें केवल डायरेक्ट मूवमेंट होता है, इसमें ओरा वगैरह प्रेजेंट है नहीं होता, टोन वगैरह नहीं बढ़ती, डायरेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ सीजर डायरेक्ट जर्किंग मूवमेंट होता है, जर्किंग मूवमेंट ऑफ बॉडी। इसमें कोई ओरा वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट बस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वही थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए बताओ, बस। देखो तीसरा प्रकार एटोनिक सीजर, ये भी काम की चीज है बच्चों। एक तो था टोनिक क्लोनिक पढ़ा था, एटोनिक। इसमें क्या होता है देखो, इस प्रकार के सीजर में कुछ देर के लिए आपकी मसल टोन खत्म हो जाती है, अचानक से लॉस ऑफ मसल टोन, जो मसल के खींचने की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, अचानक से खत्म हो जाती है। आगे बात समझ में, अचानक से खत्म हो जाती है। इसमें दौरा पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको, जैसे कि बहुत सारे लोगों में चीजें छोड़ने लगते हैं लोग। हाथ में गिलास पकड़ा, टप, इस हाथ में दम ही नहीं रहा, कहती है ना तुम्हारी दादी मम्मी, कहती है ना इस हाथ में तो क्या नहीं रहा, दम ही नहीं रहा। हाथ में कोई चीज उठाए, पट नीचे। तो ये कौन से प्रकार का सीजर, एटोनिक। आई बात समझ में। कुछ समय के लिए आपकी जो है मसल टोन क्या हो जाती है बताओ, लॉस हो जाती है। मसल टोन क्या हो जाती है, लॉस। इंपल्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन के भी आते हैं, रिलैक्सेशन, तो क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो देखो एटोनिक का मतलब टोन खत्म होना, ये भी एक सीजर का प्रकार है। कौन से प्रकार का सीजर है बताओ, ये जनरलाइज। ये ध्यान रखें, इन दिस टाइप ऑफ सीजर मसल टोन इज सडनली लॉस। सो अचानक से जो है व्यक्ति गिर भी सकता है, एकदम से मसल टोन खत्म होने के, कोई चीज गिरा देगा, खुद भी गिर सकता है, चलता चलता पटक
चलता चलता ही पचक हो गया। सो द पेशेंट फॉल डाउन, पेशेंट गिर भी सकता है नीचे। अचानक से उसकी मसल टोन खत्म हो जाती है, मसल के खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है ना। ये जो एटोनिक सीजर है आल्सो नोन एज ड्रॉप अटैक भी कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? ड्रॉप अटैक का मतलब अचानक से गिर जाना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? गिर जाना। अटैक अचानक से गिर जाना। चलिए बच्चों, अगला चौथा प्रकार आपके पास में जनरलाइज सीजर का। चौथा प्रकार जनरलाइज सीजर का चौथा प्रकार। टेंशन ना लो, पढ़ते रहो बस। चौथा प्रकार क्या है देखो, उतार लिया ये तीसरा प्रकार आप लोगों ने। चौथा प्रकार देखेंगे एब्सेंट सीजर। ये लो, ये क्या है सर? ये तो नाम से बहुत खतरनाक लग रहा है। एब्सेंट सीजर बच्चों आपको बता दूं, देखो ये क्या है एब्सेंट सीजर। इधर देखिए, बहुत खतरनाक है। मैं आपको बता दूं, ब्रेन को डैमेज कर सकता है ये। जैसे कि यहाँ पर, इधर सुनो, यहाँ पर एक्सेसिव इंपल्स बने, अंगों की तरफ आ गए, तो ब्रेन तो हो गया ना फ्री। लेकिन अगर यही मान के चलो ब्रेन में रह जाए एक्सेसिव इंपल्स, तो ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। किसको डैमेज कर सकते हैं? इनके अंदर हाथ पैर हिलते नहीं है, आपके जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो बढ़ गई, और वो कहाँ है? अभी ब्रेन की ब्रेन में रह गई। कहाँ रह गई बताओ? तो ब्रेन डैमेज कर सकता है ये वाला सीजर। क्या कर सकता है? हाँ, इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, नॉट कन्वर्जन। बहुत खतरनाक है। इट अपीयर इन चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चों में दिखाई देता है। अपीयर इन चिल्ड्रन, ये ब्रेन डैमेज कर सकता है। और ये नहीं, देखो ये आ गया क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन। इट इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम भी बताओ सर। कई बार आया एग्जाम के अंदर, पेटिमल सीजर भी कहते हैं इसको, कहीं बार आया हुआ है पेटिमल सीजर। पेटिमल सीजर आगे बात समझ में। ये ऐसा सीजर है जिसके अंदर क्या होता है बच्चों में, आपको बता दूं, बच्चों में होगा वो नहीं दिखाई देगा मूवमेंट वगैरह नहीं, अचानक से लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी। एकदम से सामने देखता था ऐसे हो जाएगा, है ना, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, अपना फोकस नहीं कर पाएगा। इन दिस सीजर द कंसंट्रेशन ऑफ चाइल्ड इज सडनली लॉस। जो इन दिस सीजर द कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो ना आप लोग? फोकस करना किसी चीज पे। इन दिस सीजर द कंसंट्रेशन ऑफ चाइल्ड लॉस सडनली, अचानक से बच्चे की फोकस करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ऐसा लगने लगेगा, देखो ऐसे कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाएगा। ऐसा लगेगा दिन में सपने देख रहा है। क्या देख रहा है बताओ? दिन में कहीं पर भी वो जो है अपना फोकस नहीं कर पाएगा। डे ड्रीमिंग एपिसोड आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं उसको बताओ? डे ड्रीमिंग का मतलब दिन में सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना। तुम भी देखते हो क्या? किसी के तो नहीं है ऐसी बीमारी? और ये दिन में कई बार आ सकते हैं, जबकि आपके पास में बाकी जो सीजर है वो एक दिन में एक बार ही आ सकते हैं मोस्टली। मैं आपको बता दूं, उनको दोबारा आने में टाइम लगता है। ये दिन में कई बार आ सकते हैं। इसकी क्वालिटी है, इट कैन अकर मेनी टाइम इन ए डे, मेनी टाइम्स इन ए डे। ये दिन में कई बार आ सकते हैं। चलिए बच्चों, ये आपके पास में जनरलाइज सीजर कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से प्रकार थे बताओ जनरलाइज सीजर के? बताओ।
हाँ, अब बात करते हैं पार्शियल सीजर की। किसकी बात करते हैं बताओ? पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर ये टॉपिक पूरा करके जाएंगे। पार्शियल सीजर, पार्शियल सीजर किसे कहेंगे बताओ? जब सीजर जो है कहां से आए केवल बताओ? ब्रेन के कुछ पार्ट से, ब्रेन के कुछ पार्ट से। तो इन दिस टाइप ऑफ सीजर, इन दिस टाइप of seizure, the electrical activity increase in some part of brain। इस प्रकार के सीजर के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? कुछ पार्ट ब्रेन का, जबकि उस वाले में क्या होता था बच्चों? हाँ, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता था। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान रखिएगा, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो, ये के का मतलब क्या है बताओ? नोन एज। इट इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम लोकलाइज्ड सीजर भी है। क्या है बताओ? लोकलाइज्ड सीजर इसलिए कहा गया है कि ब्रेन के कुछ लोकल पार्ट के अंदर ही जो है एक्सेसिव इंपल्स जो है बनते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम लोकलाइज्ड सीजर भी कहा, इसको फोकल सीजर भी कहा गया। क्या कहा गया बताओ बच्चों? फोकल सीजर। ये फोकल वर्ड कहां से आया मैं आपको बता दूं बच्चों। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको बता दूं फोकल का मतलब क्या होता है। ये आया फोकाई से। किससे बताओ? ये फोकाई का मतलब क्या होता है? इधर देखो, कहीं भी किसी भी जगह कुछ पार्ट एबनॉर्मल हो जाना फोकाई कहलाता है। समझ गए बात? ब्रेन का हो कहीं का भी हो, एक वर्ड यूज किया गया है कि ये फोकाई। जैसे पूरा कमरा है, पूरा कमरा अच्छे से बना हुआ है सब कुछ, और ये लाइट का बोर्ड गलत है, तो ये क्या है? फोकाई है। क्या है ये? फोकाई। समझ गए बात को? तो ब्रेन का कुछ पार्ट अगर गड़बड़ है, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकाल रहा है, तो वो क्या हो गया आपके पास? पार्शियल सीजर। इसको लोकलाइज्ड सीजर भी कहते हैं, फोकाई सीजर भी कहते हैं। चलिए बच्चों आगे। चलिए, ये जो आपके पास में पार्शियल सीजर, टाइप्स ऑफ पार्शियल सीजर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ पार्शियल सीजर, पार्शियल सीजर के टाइप। सबसे पहला आपके पास सिंपल पार्शियल, सिंपल पार्शियल सीजर। क्या होता है देखो सिंपल पार्शियल सीजर? देखिए, एक तो सिंपल होता है बच्चों, एक आपके पास में कॉम्प्लेक्स। देखो सिंपल पार्शियल सीजर के अंदर देखो आपके ब्रेन का कुछ दोनों पार्शियल है, तो दोनों पार्शियल है। सिंपल बोलो, इधर देखो आपके पास में ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो पार्शियल सीजर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। दोनों के अंदर जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनते हैं कुछ पार्ट के अंदर बनते हैं ब्रेन के अंदर, और वो कहां जाएंगे? ऑर्गन की तरफ। कहां जाएंगे बताओ बच्चों? तो अगर मान के चलो आपके ऑर्गन की तरफ गए और बॉडी का कुछ पार्ट इन्वॉल्व हुआ, तो सिंपल पार्शियल सीजर है। हाँ, यहां से एक्सेसिव इंपल्स आए और बॉडी का कुछ पार्ट इन्वॉल्व हुआ उसकी वजह से, तो सिंपल पार्शियल है। और अगर पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है तो क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्शियल। समझ गए? लिखिए आप लोग, इट इज सेंसरी मोटर सीजर। इट इज, याद रखिएगा बच्चों, सेंसरी मोटर सीजर है एक तरह का। एबनॉर्मल मूवमेंट प्रेजेंट इन सम बॉडी पार्ट। कुछ बॉडी पार्ट में जो है एबनॉर्मल मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्शियल की बात करें हम लोग, देखो जो सीजर बन रहे हैं वो ब्रेन के कुछ ही पार्ट में बन रहे हैं। सीजर का मतलब क्या है बताओ?
एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, कुछ ही पार्ट में बन रहा है इम्पल्स, जब बॉडी को जा रहे हैं तो, लेकिन अफेक्ट किसको कर रहे हैं? पूरी बॉडी को। अफेक्ट किसको कर रहे हैं बताओ? पूरी बॉडी को। तो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, इनको हम लोग साइकोमोटर सीजर भी कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि साइकोमोटर सीजर किसे कहा गया है? साइकोमोटर सीजर भी कहते हैं। देखो साइकोमोटर इसलिए कहते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं इसको, क्योंकि इसके अंदर देखो, इधर देखो, इस प्रकार के सीजर में कन्वर्जन के साथ साथ, सीजर की वजह से क्या होता है? कन्वर्जन। तो इस प्रकार के सीजर में कन्वर्जन के साथ साथ जो आपकी साइकोलॉजी है, आप में साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी दिखाई देता है साथ के साथ। क्या दिखाई देता है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है उसके अंदर? एबनॉर्मल बिहेवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। क्या है बताओ? जबकि ये कन्वर्जन और एपिलेप्सी कैसा डिसऑर्डर है आपके पास में? नर्व सिस्टम का डिसऑर्डर है। कैसा है बताओ? हाँ, ये मेडिकल डिसऑर्डर है। कैसे बताओ? तो यहां पर ये दोनों से मिलकर बना है, ये आपके साइकेट्रिक डिसऑर्डर और मेडिकल डिसऑर्डर दोनों से मिलकर बना है। तो इन दिस टाइप ऑफ सीजर, इस प्रकार के सीजर में दो चीजें दिखाई देने को मिलती है। एक तो एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ साथ एबनॉर्मल मूवमेंट। बताओ पूरी बॉडी या आधी बॉडी? इन बॉडी लिखूंगा ना, उसमें क्या लिखा बताओ? सम पार्ट ऑफ बॉडी, सम पार्ट ऑफ बॉडी। चलिए बच्चों, तो ये आपके पास में दो प्रकार के पार्शियल सीजर, कितने प्रकार के बताओ? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से बताओ? सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल पार्शियल तो क्या है? सेंसरी मोटर है, और कॉम्प्लेक्स पार्शियल क्या है? साइकोमोटर। कैसे बताओ? साइकोमोटर का मतलब ये है कि इसके अंदर कन्वर्जन के साथ साथ में जो है, इसके अंदर कन्वर्जन के साथ साथ में हाँ एबनॉर्मल बिहेवियर भी दिखाई देता है। क्लियर? चलिए कुछ अदर स्पेसिफिक टाइप के जो है सीजर की बात करते हैं, जो जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड के अलावा, जनरलाइज्ड और पार्शियल के भी अलावा स्पेशल टाइप ऑफ सीजर। सीजर देखिए, सबसे पहला है आपके पास स्पेशल टाइप में फेब्राइल सीजर। कौन सा बताओ? फेब्राइल सीजर। ये क्या होता है बच्चों फेब्राइल सीजर? देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट कॉमन सीजर है बच्चों के अंदर। मोस्ट कॉमन सीजर ऑफ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन आपके भी आया हुआ क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन सीजर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे ज्यादा होने वाला सीजर कौन सा है? फेब्राइल सीजर। 5 साल से छोटे में, लेस देन 5 इयर्स के बच्चों में यही देखने को मिला है सबसे ज्यादा। ये क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू, क्यों होता है बच्चों? बताओ बच्चों में सीजर तुमने भी देखा होंगे कि बच्चों में दौरे पड़ गए, पूरा पड़ गए, दौरे पड़ गए। क्यों पड़े आज तक? अब देखो, दिमाग लगा के बताओ, आपने बच्चों के अंदर दौरे देखे तो ज्यादातर क्यों देखे? अरे तेज बुखार आने की वजह से देखे ना, वही फेब्राइल सीजर है। आपसे पूछा जाए फेब्राइल सीजर क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बुखार की वजह से होता है ये सीजर। किसकी वजह से बताओ? कहते हैं ना कि तेज बुखार मत होने तो बच्चों को दौरे पड़ सकते हैं बच्चों के, तो कौन सा दौरा पड़ता बताओ? फेब्राइल सीजर। सीख रहे हो? आगे बात समझ में। और इस फेब्राइल सीजर के लिए पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब सबसे अच्छी दवा कौन सी है? डीओसी का मतलब ड्रग ऑफ चॉइस, सबसे अच्छी दवा कौन सी है? तो इसके लिए हम डाइजेपाम की सपोजिटरी यूज करते हैं। सपोजिटरी क्या है यार, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे डाइजेपाम की बत्ती लगाते हैं ना, छोटे बच्चों में बत्ती लगा देते हैं, अरे एनएस में डाल देते हैं ना बत्ती। सपोजिटरी का मतलब बत्ती समझते हो ना? क्या बत्ती का मतलब तुम बताओ? कभी लगाए छोटे बच्चों बत्ती? कि बच्चों की जो है लेटरिंग नहीं आ रही है ना, बहुत दिन हो गए, उसकी बत्ती लगा दी जाती है, बत्ती मिलती है ना,
बत्ती बहुत सारे लोग साबुन की बना के लगा देते हैं, बत्ती लगा देते हैं ना, अब तो समझ गए, साबुन की बना के बत्ती लगा देते हैं ना, ऐसी बत्तियों को सपोजिटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये जो बत्ती है काहे की बनी है? डायजेपाम की। डायजेपाम की बत्ती लिख दूं, डायजेपाम सपोजिटरी। बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, क्या मालूम सीख रहे हो या कि ढाल रहे हो। सपोजिटरी है ना। चलिए देखिए, उसके बाद दूसरा स्पेसिफिक टाइप का सीजर है, दूसरा है स्टेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिलेप्टिकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज है। स्टेटस एपिलेप्टिकस बहुत खतरनाक चीज है बच्चों, बहुत काम की चीज है। देखो एपिलेप्सी का मतलब तो जानते हो ना आप लोग, बार बार कन्वल्जन आना। स्टेटस का मतलब क्या हो गया? इधर देखो 30 मिनट का भी गैप नहीं था, अभी तो आया दौरा, फिर 30 मिनट के बाद फिर दौरा आ गया, फिर 30 मिनट के बाद फिर दौरा हो गया। ये क्या कहलाता है? स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये कॉम्प्लिकेशन है एपिलेप्सी का। ये क्या है बताओ? एपिलेप्सी का कॉम्प्लिकेशन। हाँ, एपिलेप्सी का मतलब तो बार बार दौरे आना, और स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब दौरे तो बार बार आ रहे हैं लेकिन ड्यूरेशन क्या है? 30 मिनट से भी कम है। एक दौरे और दूसरे दौरे के बीच में 30 मिनट से भी कम का अंतर है। वो क्या कहलाएगा बताओ? हाँ, रिपीटेड सीजर, बार बार सीजर, रिपीटेड सीजर, कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअसली फॉर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए लगातार सीजर आया विदाउट रिमेनिंग कॉन्शियसली इन बिटवीन द सीजर। देखो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये मैंने लिखा है, देखो मरीज, आप हिंदी में लिख लेना कि 2 सीजर के बीच में 30 मिनट का भी गैप नहीं हुआ, मरीज होश में नहीं आया उससे पहले दूसरा सीजर आ गया। हिंदी में आप लिख लेना, ये चीज जो लिखी है वो ही लिखा है कि 30 मिनट के अंतराल से पहले क्या गया? सीजर आ गया। कहने का मतलब मरीज अभी वापस होश में नहीं आया था, उससे पहले सीजर आ गया। देखो विदाउट रिमेनिंग कॉन्शियसली इन बिटवीन सीजर, हिंदी में लिख लो, मरीज अभी वापस कॉन्शियस नहीं हुआ था उससे पहले ही सीजर आ गए। बहुत खतरनाक बात, बहुत खतरनाक बात। स्टेटस एपिलेप्टिकस, और ये क्या है? इसका तुरंत इलाज करना जरूरी है। अगर इस तरीके का दिखाई दे रहा है मरीज के अंदर तो तुरंत इलाज कराना पड़ेगा। इट इज मेडिकल इमरजेंसी, इसको मेडिकल इमरजेंसी भी कहा गया है बच्चों। आप देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी बीमारियों का आगे मेडिकल इमरजेंसी लिखूंगा। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब ये है कि इसको तुरंत इलाज की जरूरत है। किसकी जरूरत है बताओ? हाँ, इट इज मेडिकल इमरजेंसी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, व्यक्ति मर सकता है। और इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है, पूछा गया कि उसने, आप लोगों से नहीं पूछेगा, आप लोगों से, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? स्टेटस एपिलेप्टिकस की लोरेजिपाम, लोरेजिपाम, लोरेजिपाम। चलिए बच्चों, ये दोनों टाइप कंप्लीट आपके पास में, दोनों टाइप कंप्लीट, और स्पेसिफिक भी कंप्लीट। कौन सा स्पेसिफिक में कौन कौन से लिए हमने बताओ? फेब्राइल और स्टेटस एपिलेप्टिकस। फेब्राइल तो क्यों हो रहा था बताओ? बुखार की वजह से। और स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है कि अभी सीजर आया, 30 मिनट बाद आदमी होश में नहीं आया, फिर सीजर आ गया। अब किसी भी प्रकार का सीजर हो, कोई भी कन्वल्जन हो, कोई भी प्रकार का एपिलेप्सी हो, इन सब का डायग्नोसिस एक ही है। डायग्नोसिस क्या करते हैं बताओ? डायग्नोसिस ईजी की जाती है। क्या की जाती है बताओ? फुल फॉर्म बताओ? क्या करते हैं इसके अंदर? मेजर ब्रेन वेव, ब्रेन वेव को मेजर किया जाता है। ब्रेन के अंदर तरंगे जो बन रही है उनको मेजर किया जाता है, इंपल्स के जो तरंगे हैं उनको। और क्या करेंगे बताओ इसके अलावा? तो देखो ईजी है, मेन तो यही है, कंफर्म तो इसी से होगा। अगर कारण को कंफर्म करना है, कारण के लिए तो आप सीटी स्कैन करा सकते हो कि ब्रेन के अंदर सूजन तो नहीं आ रही है ना,
MRI करा सकते हो कारण के लिए, लेकिन अगर आपको सीजर को कंफर्म करना है तो EG करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्योंकि एब्सेंट सीजर कैसा सीजर है? अरे एब्सेंट सीजर में तो बाहर दिखाई कुछ नहीं देता, उसके लिए तो आप EG करवा के पता करोगे ना। चलिए डायग्नोसिस हो गया, क्या कराओगे? ECG नहीं है ये, EG है बच्चों। चलिए मैनेजमेंट क्या करेंगे, देखो मैनेजमेंट में क्या देते हो बताओ? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के एग्जांपल जो आपके पास में मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा यूज होती है कौन से बताओ? फेनिटोइन, एप्सोलिन, एप्टोइन, नाम सुना है? हाँ, फेनिटोइन तो इसका केमिकल नेम है, बाकी एप्सोलिन नाम से भी आती है, एप्टोइन के नाम से भी आती है। और क्या देते हो बताओ? सोडियम वाल्पोरेट, सोडियम वाल्पोरेट यूज करते हो, ये आपके पास एंटी एपिलेप्टिक। और क्या यूज करते हो आप लोग? डाइजेपाम, अभी यूज करिए ना डाइजेपाम, लोरिजेपाम और फिनोबार्बिटोन, ये भी आपकी यूज होती है किसके अंदर बताओ? किसमें बताओ? एपिलेप्सी के अंदर। सबसे मोस्ट कॉमन ड्रग्स कौन से बताओ? फेनिटोइन, और ड्रग ऑफ चॉइस भी यही है, लेकिन ये हम लोग जो किसको नहीं देते? प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते। किसको नहीं देते? क्योंकि ये क्या है, कौन सी ड्रग्स है बताओ? ये कौन सी? टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक ड्रग्स वो होती है जो मदर से फीटस को चली जाती है, इसलिए ये हम उसको नहीं देते। ध्यान से लिख लेना आप लोग कि प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये टेरेटोजेनिक है। कैसे ये बताओ? टेरेटोजेनिक का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, वे ड्रग्स जो मदर से कहां चली जाती है? फीटस को। चलिए अब आपके पास में नर्सिंग मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी सारी चीजें एक तरफ और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट एक तरफ है, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट एक तरफ है, सारी चीजें एक तरफ, नर्सिंग मैनेजमेंट एक तरफ है, बहुत काम, बहुत इंपॉर्टेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहला, इधर देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों से पूछा जाएगा किसी मरीज को सीजर आ रहा है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? सबसे पहले वो गिर सकता है, उसको सेफ्टी देंगे। क्या देंगे सबसे पहला? बहुत बार मैंने असंख्य बार ये क्वेश्चन देखा है कि कन्वल्जन, एपिलेप्सी या सीजर के मरीज में आपका सबसे पहला इंटरवेंशन क्या होता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। आप उसको इंजरी से बचा, क्योंकि उसको दौरे आएंगे ना तो कहीं चोट लग सकती है उसके, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे बताओ? हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन। बाकी सब में फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होता है? एयरवे पेटेंट करना। बाकी सारी बीमारी में एयरवे आता है, इसके अंदर क्या आएगा बताओ? फर्स्ट प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी, चोट लगने से बचाना। सेफ्टी मेजर देंगे। क्या देंगे बताओ? सेफ्टी मेजर का मतलब आप लोग उसको चोट लगने से बचाएंगे। चलिए, और अगर पेशेंट खड़ा हुआ है, देखो दूसरी चीज, पेशेंट खड़ा है तो उसको लेटा देंगे। इफ पेशेंट इन वर्टिकल पोजीशन, पेशेंट अगर वर्टिकल पोजीशन हो, वर्टिकल पोजीशन का मतलब खड़ा हुआ है, तो उसको क्या देन लाई डाउन द पेशेंट, पेशेंट को लेटा देंगे, नहीं तो ऊपर से धड़ाम से गिर सकता है वो। देन लाई, लेटा देंगे, डाउन द पेशेंट, हिंदी में लिख सकते हो आप लोग, देन लाई डाउन द पेशेंट। जब पेशेंट को लेटाएंगे तो उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं रखेंगे जिससे कि उसको चोट लग सके। जैसे कोई अलमारी पड़ी है, कोई आसपास टेबल पड़ी है ना, तो उन सब चीजों को वहां से हटा देंगे आप लोग। रिमूव एनी हार्ड ऑब्जेक्ट इन द नियर, रिमूव एनी हार्ड ऑब्जेक्ट
ये आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी है ना, इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? खड़ा है तो उसको लेटा देंगे, आसपास जो भी चोट लगने वाली चीजें हैं उनको हटा देंगे। रिमूव एनी हार्ड ऑब्जेक्ट इन द नियर। आगे बात समझ में? इन द नियर एनवायरमेंट ऑफ पेशेंट, आसपास जो भी ऐसी चीजें हैं, कठोर चीजें हैं, उनको हटा देंगे। और अगर पेशेंट बेड पर है, इधर सुनो, अगर पेशेंट कभी कभी मरीज को बेड पे लेटे हुए भी आ जाते हैं ना कन्वल्जन, एक तो खड़ा है तो आप उसको लेटा देंगे, उसके आसपास से वो सारी चीजें हटा देंगे ना। अगर मरीज बेड पर लेटा हुआ है फिर कन्वल्जन आ गए तो क्या बांध दोगे? क्या बांधना मत, क्योंकि अगर बांध दोगे, अगर मान के चलो इधर सुनो, कोई आदमी कुछ कहना चाह रहा है और उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं हो, मन ही मन में उस बातों को सोचता है। बहुत सारी औरतों में हो जाती है बीमारी, तो वो क्या हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है ना, कि मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। अब उसके ब्रेन से इंपल्स आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? आपके बॉडी की तरफ। ऐसे हो गए तो निकल गए इंपल्स, है ना, ब्रेन क्या हो गया? फ्री हो गया ना, भड़ास निकाल दी ब्रेन ने। क्या निकाल दी? अगर आपने बांध दिया तो इंपल्स ब्रेन के अंदर ही रहेंगे, इंपल्स ब्रेन के अंदर ही रह के ब्रेन को क्या कर देंगे? ब्लास्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, बांधेंगे नहीं। आए वाह, बांध दो तुम। बांधेंगे नहीं। लिखिए, इफ द पेशेंट इज ऑन द बेड, अगर बांध दिया तो क्या हो जाएगा बताओ? ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी कैसे? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या करेगी? ब्रेन को डैमेज कर देगी, ब्रेन डैमेज हो जाएगा उसका। बांधना मत कभी भी। बांधना मत का मतलब ट्यूशन बांधने वाला मत कर देना, बांध। हॉस्पिटल तो आगे की बातें सब सीख जाओगे आप लोग। ये क्वेश्चन आएंगे, ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन है। इफ द पेशेंट इज ऑन बेड, अगर मरीज बेड पर है तो सबसे पहले उसको बांधेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखें। फिर क्या करेंगे? जो साइड रेल होती है उनको ऊपर कर देंगे ना, साइड रेल होते हैं ना बेड के अंदर, उनको ऊपर कर देंगे। साइड रेल शुड बी अप। शुड भी आप कर दे, है ना। मैं लिख देता हूं यहां, बांधना मना है। आप हिंदी में लिख लो, मैं मेडिकल लैंग्वेज में लिखूंगा। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का मतलब बांधना, अवॉइड। रेस्टोरेंट नहीं है कि उसको रेस्टोरेंट में लेके नहीं जाएंगे सर, वो कहीं प्लेटें तोड़ दे, वो नहीं। रेस्टोरेंट का मतलब बांधना। हाँ, कन्वर्जन आ जाए, प्लेटें तोड़ दे, वो नहीं है। रेस्टोरेंट का मतलब बांधना। अगली चीज आपको मैंने पहले लगा बता दिया कि माउथ गैग यूज करते हैं। क्यों करते हैं बताओ? माउथ गैग यूज टंग बाइट करो, है ना, टू प्रिवेंट टंग बाइट। ये लिखवा दिया मैंने पहले ही कि वो जवान को ना काटे। आप सब हिंदी में लिखो इससे, जो वो मरीज जवान को ना काटे, इसलिए हम लोग टंग बाइट लगा देते हैं। कब लगा देते हैं टंग बाइट बताओ? हाँ, तो ये सब चीजें किसके लिए करी आपने? ये सारी चीजें प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी के लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपके पास में बताओ? प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, सेफ्टी। कैसे कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे? खड़ा है तो उसको लेटा देंगे, लेटा है तो बैठा देंगे नहीं, लेटा है तो साइड रेल ऊपर कर देंगे। बांधेगा नहीं, बांधेंगे नहीं। आई बात समझ में? और क्या लगा देंगे? माउथ गैग लगा देंगे। हाँ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या करेंगे आप लोग? सेकंड प्रायोरिटी इंटरवेंशन में आएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह फर्स्ट पे होता है, यहाँ पर क्या रहेगा? सेकंड। पेटेंट एयरवे, एयरवे को साफ रखेंगे। हर बीमारी में ये पहले नंबर पे है बच्चों, हर बीमारी में किस पे ये? लेकिन यहां पर क्या होगा बताओ बच्चों? सेकंड नंबर पे। इसके लिए क्या क्या करेंगे आप लोग? देखो, सबसे पहले इसके लिए मरीज को पेटेंट एयरवे सक्शन तो हम लोग करेंगे नहीं, चबा देगा वो, सक्शन कर लेंगे क्या? अरे ट्यूब भी खा जाएगा वो, मुंह से सक्शन करने लगे तो खा जाएगा ना। तो देखो क्या करेंगे, देखो आप लोग नाक की सक्शनिंग कर सकते हैं, केवल किसकी? नाक की। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, आप पेटेंट एयरवे के लिए हर जगह पर ये चीज लागू होती है, हर जगह पर। पेटेंट एयरवे के लिए सबसे पहली चीज होती है पोजीशन। क्या होती है बताओ बच्चों?
पोजीशन। और कौन सी पोजीशन होती है अच्छी पोजीशन बताओ पेटेंट एयरवे के लिए कि आपके सलाइवा वगैरह निकलता रहे? साइड लाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे? साइड लाइन। साइड लाइन पहली चीज तो ये करते हैं एयरवे को साफ रखने। दूसरी चीज एयरवे को साफ रखने के लिए दूसरी चीज करते हैं सक्शनिंग। ये सब चीज सीक्वेंस से याद होनी चाहिए। पहले क्या देते हैं बताओ, फिर क्या करते हैं? सक्शनिंग। नॉर्मल मरीज है तो मुंह की भी सक्शनिंग करो, नाक की भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लोग नेजल सक्शनिंग करेंगे। कौन सी बताओ? नेजल मतलब नाक की सक्शनिंग। आगे और क्या करेंगे? देखो सक्शनिंग कर दी। अब देखो अगला जो डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तीसरी चीज क्या करेंगे? डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को कम करेंगे। पहले उसके बहुत सारे ब्रेन से स्टिमुलाई बन रहे हैं ना, तो जो लाइट है इनको कम कर देंगे, क्योंकि उस मरीज को फोटोफोबिया भी रहता है। तो मैं बता दूं सीजर वाले मरीजों को क्या रहता है? फोटोफोबिया भी। तो लाइट वगैरह लाइट कम कर देंगे, लाइट कम कर देंगे, बिल्कुल काम एनवायरमेंट देंगे। आवाजें वगैरह क्या होनी चाहिए? कम। जितना कम सेंसेशन होगा उतना ही जल्दी वो सही होगा ना। आगे बात समझ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आगे देखो, बहुत काम की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आगे देखो आपसे पूछा जाएगा कि एक सीजर का और एपिलेप्सी का मरीज है। अब देखो उसका रेक्टल टेम्परेचर लेंगे। ये नहीं है कि कौन सा टेम्परेचर, ये नहीं, हमें जानबूझ के लेना है। हमें जरूरत नहीं है टेम्परेचर लेने की कि वो गर्म है नहीं है, नहीं। उस रेक्टल टेम्परेचर लेने से भी जो है सीजर कम होते हैं। कैसे कम होते हैं? देखो देखो लिखो रेक्टल टेम्परेचर। अगर थर्मामीटर नहीं है तो उसके रेक्टम में, तो वैसे थर्मामीटर डाल देते हैं हम लोग, वहां पर हमारा पर्पज ये नहीं है, टेम्परेचर लेना पर्पज नहीं है। इससे सीजर भी कम होते हैं। कैसे? देखो रेक्टल टेम्परेचर शुड बी असेस्ड। थर्मामीटर डाल देंगे उसके रेक्टम में। इससे क्या होता है? देखो बच्चों, जब आप थर्मामीटर डालोगे रेक्टम के अंदर तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। कौन सी नर्व बताओ? आपको पता है जीआईटी तक कौन सी नर्व आती है? वेगस नर्व। और वेगस नर्व जब स्टिमुलेट हो जाती है, मैं आपको बता दूं बच्चों, तो आपके पास में क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहां पर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट दिखाई देता है। कौन सा बताओ? आपको पता है वेगस नर्व की कौन से प्रकार की नर्व है? पैरासिम्पैथेटिक में काम आती है ना। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट दिखाई देगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होता है डिक्रीज कर देता है ब्रेन की एक्टिविटी को। किसको बताओ? ब्रेन की एक्टिविटी या ब्रेन के इंपल्स को क्या कर देता है बताओ? कम कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ब्रेन के इंपल्स को क्या करता है बताओ? कम कर देता है। तो बच्चों ये आपने पढ़ा सीजर के बारे में, पूरा का पूरा ये आपके पास सीजर का है। ये पूरा आपने सीजर पढ़ा, बहुत काम की चीज पढ़ी। तो आप उस मरीज का कौन सा टेम्परेचर लेते हो बताओ? रेक्टल टेम्परेचर। क्या लेते हो बताओ? क्यों लेते हो रेक्टल टेम्परेचर? टेम्परेचर नापने के लिए नहीं। आप जब थर्मामीटर डालोगे रेक्टम में तो वेगस नर्व क्या हो जाए? स्टिमुलेट। और वेगस नर्व क्या करती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। वेगस नर्व किससे रिलेटेड है? पैरासिम्पैथेटिक से रिलेटेड ना। 3, 7, 9, 10, 10वीं है ना। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ब्रेन से इंपल्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ब्रेन से इंपल्स क्या हो जाते हैं? कम। और ब्रेन से इंपल्स कम हो गया तो सीजर भी कम होंगे ना। तो ये आपके पास में देखो सीजर कंप्लीट है, इंपोर्टेंट क्लास है।